अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ सेफ्टी। मुख्तलिफ जो अच्छी कंपनीज़ हैं वहाँ पे गोल्डन रूल्स फॉलो किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे 12 गोल्डन रूल्स होते हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे 8 गोल्डन रूल्स हैं। तो यहाँ पे आज हम 8 गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एनर्जी आइसोलेशन है, परमिट टू वर्क है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ड्राइविंग सेफ्टी, लिफ्टिंग ऑपरेशंस, हॉट वर्क, वर्किंग एट हाइट और ग्राउंड डिस्टर्बेंस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। गोल्डन रूल्स प्रोवाइड प्रैक्टिकल सपोर्ट इन डे टू डे वर्क एक्टिविटीज़ एट वर्क प्लेस। जो गोल्डन रूल्स हैं आपके, जो सुनहरी असूल भी हम इन्हें कह सकते हैं, रोज़ाना की सरगर्मियों और काम की जगह में अमली मदद फ्राहम करते हैं। चाहे वो आपका ऑपरेशन हो, चाहे वो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे वो आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह हो। The golden rules are used at worksite is to remind everyone of some key requirements intended to keep people safe at sites. They must be followed and can help field personnel to perform better risk assessments, confirm barriers and controls are in place before work starts, facilitate safety inspections and leadership worksite visits. जो आपके गोल्डन रूल्स हैं, जो सुनहरी असूल्स हैं, वो काम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। काम की जगह पर इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ अहम तकाजे ये आपको याद दिलाते हैं। मुख्तलिफ जगह पे कुछ कंपनीज़ में, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, 12 गोल्डन रूल्स होते हैं, कुछ कंपनीज़ में 8 होते हैं। तो मुख्तलिफ लोकेशंस पे, चाहे वर्क साइट है चाहे प्लांट है, वहाँ पे ये पोस्ट पेस्ट हुए हुए होते हैं। वहाँ पे आप इनको पढ़ के ये आपको याद दिलाते रहते हैं कि हमने 8 गोल्डन रूल्स फॉलो करने हैं, ताकि तमाम लोग जो साइट पर हैं वो सेफ़ रहें। इन तमाम गोल्डन रूल्स की पैरवी करनी चाहिए, ताकि ये आपके जो फील्ड पर्सनल है उनको हेल्प कर सकें। परफॉर्म बेटर रिस्क असेसमेंट, जो खतरे की तशखीस है वो बेहतर तरीके से कर सकें। कन्फर्म बैरियर्स एंड कंट्रोल मेजर्स आर इन प्लेस बिफोर वर्क स्टार्ट। आपका जो भी काम स्टार्ट करने लगे हैं उससे पहले जो आपके सेफ्टी मेजर्स हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं, बैरियर्स हैं, हैजर्ड से बचाने के लिए, वो मौके पे मौजूद हैं या नहीं। सेफ्टी इंस्पेक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं और लीडरशिप का जो वर्क साइट पे विजिट होता है उसकी सहूलत फ्राहम करते हैं। Remember, every member of the workforce has the obligation and authority to stop unsafe work. वर्कफोर्स जो किसी भी साइट पर काम कर रही है, उसके हर मेंबर का ये फ़र्ज़ है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी अनसेफ एक्टिविटी को, अनसेफ वर्क को स्टॉप कर। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट गोल्डन रूल जो आता है एनर्जी आइसोलेशंस का है, जिसको हम लोटो भी कहते हैं आम जुबान में। Any isolation of energy systems, that is mechanical, electrical, process, hydraulic and other, must ensure that they are in approved method to isolate equipment. There is an approved method to isolate equipment, discharge stored energy or reinstate equipment. आपने जब सिस्टम में एनर्जी आइसोलेशन करनी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, प्रोसेस से रिलेटेड हो, हाइड्रोलिक हो, उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आइसोलेशन करने के लिए आपके पास प्रॉपर अप्रूव्ड मेथड है, जिसमें आइसोलेट इक्विपमेंट प्रॉपरली अप्रूव्ड जो तरीका फॉलो किया जा रहा है इक्विपमेंट को आइसोलेट करने के लिए। डिस्चार्ज स्टोर्ड एनर्जी, जो एनर्जी उसके अंदर पाइपलाइन के अंदर फॉर एग्जांपल स्टोर्ड है, कोई प्रेशर स्टोर्ड है, उसको महफूज तरीके से, अप्रूव तरीके से डिस्चार्ज किया जा रहा है। री इंस्टेट इक्विपमेंट, काम ख़त्म करने के बाद जो इक्विपमेंट की बहाली है वो अप्रूव तरीके से की गई है। आइसोलेशन पॉइंट्स आर लॉक्ड एंड टैग, जिन पॉइंट्स पे आइसोलेशन की गई है उनको बाकायदा लॉक लगा हुआ है, बाकायदगी से टैग किया गया है। A test is conducted before any related work begins to confirm the isolation is affected. काम शुरू करने से कबल एक टेस्ट किया जाता है कि जो हमने आइसोलेशन की है, जो हमने लोटो लगाया है, उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। There is a process to communicate the status of isolation between shifts and different work groups. प्रोसेस जो है उसको बाकायदगी से फॉलो किया जाना चाहिए आइसोलेशन के दौरान, क्योंकि नॉर्मली प्लांट्स पे या कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट 8 घंटे की होती है, तो नेक्स्ट शिफ्ट आ जाती है या नेक्स्ट कोई वर्क ग्रुप आ जाता है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए। उसके रिलेटेड परमिट जो है बाकायदगी से उसको वैलिडेट होना चाहिए कि जो ये काम है कितनी देर का है, कब ख़त्म होगा, कैसे टैग हटाना है, वो तमाम चीज़ें उस कम्युनिकेशन आपने करनी है नेक्स्ट शिफ्ट को। द आइसोलेशन इज़ periodically monitored फॉर effectiveness. आइसोलेशन को आपने वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है, उसकी निगरानी करनी है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क before conducting work that involves confined space entry, work on energy systems, ground disturbance, hot work, or other potentially hazardous task, a permit must be obtained that defines the scope of work, its location and when the permit expire। आप कोई भी काम करने लगे हो प्लांट पे, तो चाहे वो आपकी कन्फाइंड स्पेस एंट्री से रिलेटेड है, चाहे वो एनर्जी सिस्टम पे आपने करना है, ग्राउंड डिस्टर्बेंस है जिससे कि एक्सीवेशन है, हॉट वर्क है, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, या अदर को पोटेंशियली हैजर्डियस टास्क करने लगे हैं, जैसे वर्क एट हाइट पे आप काम करने लगे हैं, तो उसके लिए आपने लाजमी परमिट लेना है जो आपका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करे, इसकी लोकेशन क्या है, कितनी देर का काम है, कब परमिट एक्सपायर होगा। आइडेंटिफाइज द हैजर्ड्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द वर्क। आपके काम में क्या क्या हैजर्ड्स हैं और उनमें क्या क्या रिस्क है जो आप काम करने लगे हैं, उसको वो आइडेंटिफाई करेगा। एस्टेब्लिश कंट्रोल मेजर्स टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क। आपके जो कंट्रोल मेजर्स हैं उसको वो इस्टेब्लिश करेगा ताकि जो हैजर्ड है, जो रिस्क है, उसको एलिमिनेट या मिनिमाइज किया जा सके, रिड्यूस द रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। आइडेंटिफाइज एनर्जी सोर्सेज दैट नीड्स टू बी आइसोलेटेड। जो आपके एनर्जी सोर्सेज हैं उनको, जिनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है, उनको वो आइडेंटिफाई करता है। requires that isolations are not removed before all related permits have been signed off as complete। इस चीज़ की ज़रूरत है कि तमाम मुतल्लिका जो वर्क परमिट हैं, जो इजाज़तनामे हैं, मुकम्मल तौर पर दस्तखत करने से पहले आइसोलेशन को हटाया नहीं जा सकता। लिंक्स द वर्क टू अदर एसोसिएटेड वर्क परमिट्स आर साइमल्टेनियस ऑपरेशन। और इसी तरह ये जो वर्क परमिट आपका काम को लिंक करता है बीक वक्त में ऑपरेशंस के लिए, काम को दीगर मुतल्लिका वर्क परमिट से जोड़ता है। एक ही जगह पे अगर आपने दो किस्म के काम करने हैं उसको साइमल्टेनियस ऑपरेशंस कहते हैं। ओनली अथोराइजेज वर्क दैट इज़ डिफाइंड इन द टास्क डिस्क्रिप्शन। जो आपका टास्क डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, डिफाइन किया गया है, सिर्फ वही काम करना है जो ऑथराइज किया गया है। डिस्क्राइब एडिक्वेट कंट्रोल फॉर रिटर्न टू नॉर्मल ऑपरेशंस। एक दफ़ा जब आपने काम स्टार्ट कर दिया, आइसोलेशन कर दी या किसी भी किस्म का काम है, तो वापस उसको नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए जो आपके एडिक्वेट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना उसके अंदर। कम्युनिकेट द अबव इंफॉर्मेशन टू ऑल इन्वॉल्व इन द वर्क। तमाम ये इंफॉर्मेशन आपने उन तमाम लोगों को पास करनी है जो काम करने के दौरान आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। इज इशूड फॉलोइंग अ प्री जॉब वर्क साइट इंस्पेक्शन टू कंफर्म द required control measures are in place, that site conditions have not changed, and any new potential hazards have been risk assessed and managed। काम के लिए जो वर्क साइट इंस्पेक्शन है, काम शुरू करने से पहले आपने वहाँ पे एक प्री इंस्पेक्शन करनी है, प्री जॉब वर्क साइट पे कंफर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंट्रोल मेजर्स हैं अपनी जगह पे मौजूद हैं। साइट कंडीशन जो है चेंज नहीं हुई है, जैसी थी वैसे है। अगर कोई नया पोटेंशियल हैजर्ड सामने आया है उसको असेस कर लिया गया है और मैनेज किया गया है। इज़ अथोराइज्ड, मॉनिटर्ड एंड रीवैलिडेटेड बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सिर्फ अथोराइज पर्सन ही उसको इशू कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और रिवैलिडेट कर सकता है। जो जिम्मेदार बंदा है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अथोराइज पर्सन है, वो आपका मैनेजर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो सकता है, लाइन मैनेजर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राउंड डिस्टर्बेंस। Works that involves a man-made cut, cavity, trench or depression in the earth's surface formed by earth removal must not proceed unless a hazard assessment of the work site is completed by competent person। ऐसा कोई भी काम जिसमें आप एक्सकवेशन का काम जिसमें खुदाई हो, चाहे वो मैन मेड कट आप मैनुअली करें या एक्सवेटर की मदद से करें, अर्थ सरफेस में किसी भी किस्म की चेंजिंग करें, तो वो तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि काम की जगह पर एक जो आपका ख़तरा है उसकी तशखीस, उसकी असेसमेंट एक रिस्पॉन्सिबल बंदा, एक कॉम्पिटेंट बंदा या एक काबिल बंदे के ज़रिए मुकम्मल की जाए। ऑल अंडरग्राउंड हैजर्ड्स दैट आर पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिक केबल्स एक्सेट्रा हैव बीन आइडेंटिफाइड, लोकेटेड एंड इफ नेसेसरी आइसोलेटेड। अंडरग्राउंड जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं, हैजर्ड्स भी कह सकते हैं, जैसा कि पाइपलाइंस हैं, कोई इलेक्ट्रिकल केबल गुजर रही है, नीचे कोई नाला है, कोई पाइप, तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई हैं और अगर ज़रूरत है तो उनको आइसोलेट किया गया है। A confined space entry permit is issued when the ground disturbance meets the definition of confined space। अगर ये है कि एक्सकवेशन 1.2 मीटर से ज़्यादा है तो वो आपकी कन्फाइंड स्पेस बनती है, और जब ये कन्फाइंड स्पेस बनती है तो आया कन्फाइंड स्पेस का परमिट इशू किया गया है या नहीं। ग्राउंड मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड एंड कोलैप्स प्रिवेंटेड बाय शोरिंग, स्लोपिंग, बेंचिंग एज अप्रोप्रिएट।
जो ग्राउंड मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया गया है, जो एक्सकवेटेड मटेरियल है वो दूर रखा गया है एक्सकवेशन से। इसके अलावा जो आपकी एक्सकवेशन है उसको जो है वर्टिकल आपस में कोलाप्स होने से बचने के लिए शोरिंग, स्लोपिंग, बेंचिंग की गई है जितनी ज़रूरी है। अ प्लान इज़ इन प्लेस टू कंट्रोल एक्सेस टू वर्क साइट। प्लान जो है अपनी जगह पे मौजूद है ताकि आपकी वर्क साइट को जो एक्सेस है उसके कंट्रोल मेजर्स जो हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि कोई भी जो है ट्रैफिक हादसा ना हो सके। देयर इज़ अ प्लान फॉर टाइमली एक्सट्रैक्शन एंड रेस्क्यू पर्सनल। एक प्लान मौजूद होना चाहिए जो आपके लोग खुदा न खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है या टाइमली उन लोगों को वहाँ से कैसे एवैक्यूएट या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इंस्पेक्शंस आर completed आफ्टर मैन मेड और नेचुरल इवेंट्स सच एज हैवी रेनफॉल। अगर आपने एक काम किया है और बाद में उसमें कोई चेंजिंग की है, कोई हैवी रेनफॉल हुआ है, कोई वेदर की वजह से इशू है, खुदा न खास्ता कोई अर्थक्वेक आया है, नेचुरल इवेंट हुआ है, तो उसके बाद आपने दोबारा इंस्पेक्शन करनी है उस कन्फाइंड स्पेस में या उस एक्सकवेशन में काम करने से पहले। ग्राउंड एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड फॉर चेंज। ग्राउंड और इन्वायरमेंटल कंडीशन आपने वक्तन फ़वक्तन मॉनिटर करती रहनी है, अगर उनमें कुछ चेंजिंग आती है तो फ़ौरन काम स्टॉप करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री। एंट्री इन एनी कन्फाइंड स्पेस मस्ट नॉट प्रोसीड अनलेस देयर इज़ नो प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स टू एंट्री। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वहाँ पे कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना हो, मतलब एक ही रास्ता है और आप उधर से ही इंटर होना है आपने और उधर से एग्जिट होना है। ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अफेक्टिंग द स्पेस आर आइसोलेटेड। तमाम सोर्स ऑफ एनर्जी जिनकी वजह से कन्फाइंड स्पेस अफेक्ट होती है उन तमाम को आइसोलेट कर दिया गया है। The confined space atmosphere is tested, verified, safe for occupancy and repeated as often as defined by permit. Confined space में एंट्री देने से पहले अपने लोगों को एक गैस टेस्ट किया गया है जिसमें आपने ऑक्सीजन, LEL, CO, CO2, H2S ये तमाम चीज़ें मॉनिटर कर ली हैं। लोगों को काम करने के लिए सेफ रास्ता दिया गया है और ये आपने वक्तन फ़वक्तन करते रहना है ताकि अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर का माहौल या जो एटमोसफियर है उसके बारे में आपको पता चलता रहे या परमिट पे जैसे डिफ़ाइन किया गया है। The hazards, risk and control in the confined space entry are communicated to all affected personals. जो लोग उस confined space entry में काम करने लगे हैं उस confined space से रिलेटेड तमाम किस्म के हैज़र्ड, रिस्क और कंट्रोल मेजर्स तमाम लोगों से कम्युनिकेट कर दिए गए हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। A standby person is stationed at the entry point and maintains communication with entrants during the time the occupants are inside the confined space. एक स्टैंड बाय पर्सन जो है वहाँ पे खड़ा हुआ है एंट्री पॉइंट पे, जो लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहे हैं उनको टाइम इन टाइम आउट वो नोट कर रहा है, उन लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखा हुआ है और उसके अलावा मॉनिटर कर रहा है कौन कितनी देर से कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा है, आया उसको बाहर आने की ज़रूरत है या नहीं, ये तमाम चीज़ों को मैनेज करता है। अ प्लान फॉर टाइमली रेस्क्यू ऑफ वर्कर्स इज़ इन प्लेस। खुदा न खास्ता कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई इवेंट हो जाता है तो टाइमली वर्कर्स को कैसे रेस्क्यू करना है उसके लिए एक प्लान अपनी जगह पे मौजूद है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इज़ इशूड। कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले एक एंट्री परमिट आपको अथॉराइज पर्सन की तरफ से इशू किया गया है। अनअथॉराइज एंट्री इज़ प्रिवेंटेड। जो अनअथॉराइज पर्सन है जिसका उस एरिया में कोई भी काम नहीं है उनको वहाँ पे दाखिला ममनू किया गया है उनका। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग एट हाइट पे काम करने के लिए। वर्किंग एट हाइट ऑफ 2 मीटर 6 फीट और हायर अबव द ग्राउंड विदाउट अ फिक्स्ड प्लेटफॉर्म that as guardrails or handrails must not proceed unless a properly anchored fall arrest system is used. कोई भी ऐसा काम जो आपका 6 फीट या 2 मीटर से ज़्यादा हाइट पर हो, जहाँ पे प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म ना हो, जो प्रॉपरली गार्ड ना हो, जिसकी हैंड रेल्स वगैरह ना हो, वहाँ पे काम शुरू करने से पहले आपने प्रॉपर फॉल अरेस्ट सिस्टम पहन के जाना है जो प्रॉपरली एंकर हुआ वो किसी अच्छे पॉइंट के साथ। द फॉल अरेस्ट सिस्टम इंश्योर्स 100% टाई ऑफ इज अचीव्ड ऑल द टाइम्स। फॉल अरेस्ट सिस्टम फुल बॉडी हार्नेस आपने जब पहनना है तो उसको मेक श्योर करना है कि 100% टाई ऑफ आपने रखा हुआ है पूरा टाइम, वरना पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अ प्लान इज़ इन प्लेस फॉर टाइमली रेस्क्यू ऑफ पर्सनल परफॉर्मिंग वर्क एट हाइट वाइल यूजिंग फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट। अगर कोई शख्स वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है तो प्लान अपनी जगह पे मौजूद है। जो वर्क एट हाइट पे आदमी काम कर रहा है खुदा न खास्ता किसी इवेंट में उसको अगर कोई चोट लगती है तो कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है। फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट इज इंस्पेक्टेड
प्रायर टू इच यूज़। जो फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट आपका, वो इस्तेमाल करने से पहले आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है। कोई उसका लैंड यार्ड, कोई बेल्ट, डी रिंग, या इसके अलावा जो दूसरा फॉल अरेस्ट है उसकी जो टाई है, वो तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है कहीं से ख़राब तो नहीं है। द रिस्क of dropped objects on personal and equipment below has been assessed and plans to manage the risk established. जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो उधर से गुजर रहे हैं या उधर करीब के एरिया में काम कर रहे हैं और ऊपर वर्कर हाइट पे आप काम कर रहे हैं, तो अशिया का नीचे गिरने पर, चाहे वो नीचे पर्सनल्स हों, कोई लोग हों या कोई इक्विपमेंट हो, उसके गिरने का खतरे का अंदाज़ा लगाया गया है और उसको इंतज़ाम करने के लिए मंसूबा एक बनाया गया है। उसको कैसे आपने उसका इंतज़ाम किया हुआ है, कैसे आपने उसका जो रिस्क है वो मैनेज किया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिफ्टिंग ऑपरेशंस। Lifts utilizing cranes, hoists or other mechanical lifting devices must not proceed unless a competent person has completed an assessment of the lift and determined the appropriate lift method or equipment. आपने जो अगर कोई सामान लिफ्ट करना है, चाहे उसके लिए आप क्रेन यूज़ कर रहे हैं, होइस्ट या मैकेनिकल इक्विपमेंट, जो भी आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तब तक आपने उससे लोड नहीं उठवाना जब तक कि कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसको लिफ्ट को असेस ना कर ले कि लिफ्ट कितने टन का है, जो लोड है कहाँ पे रखना है, कितनी हाइट पे रखना है, उस क्रेन का रेडियस कितना होगा, कितने टन का लोड है, कितने टन की क्रेन चाहिए। ये तमाम चीज़ें एक अप्रोप्रिएट जो है कॉम्पिटेंट पर्सन उसको असेस करता है। उसके बाद एक लिफ्टिंग प्लान देता है कि कितने इक्विपमेंट, कितने टन की क्रेन हो और कितने टन का लोड हो तो हम लोग ये उठा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें एक लिफ्टिंग प्लान अपनी जगह पे मौजूद होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें कॉम्पिटेंट बंदा ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। Anyone involved in lifting operations including for rigging is competent for the specific job or equipments on which they are working. जो भी लिफ्टिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, चाहे वो रिगर हैं, चाहे वो आपके क्रेन ऑपरेटर हैं, मेक श्योर करना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं। जो लोड लिफ्ट कर रहे हैं उनको पता है उसके बारे में तमाम हैजर्ड्स, कंट्रोल मेजर्स, और जो है या जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहा है ऑपरेटर, उसको इस इक्विपमेंट के बारे में पता है कि मैं किस किस्म का इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, इसको कैसे चलाते हैं। हर लिहाज से उनको कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लिफ्टिंग डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स हैव बीन सर्टिफाइड फॉर यूज टू लोकल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जो लिफ्टिंग डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें चाहे स्लिंग्स हैं, शॉकल्स हैं, बेल्ट्स हैं, क्रेन है, चाहे आपके रिगर्स हैं, चाहे आपके ऑपरेटर्स हैं, तमाम चीज़ें, तमाम लोग सर्टिफाइड होने चाहिए, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हों। और ये मेक श्योर करना चाहिए जो आपके फेडरल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो मीट कर रहे हैं। ऑल सेफ्टी डिवाइसेस इंस्टॉल्ड ऑन लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स आर ऑपरेशनल। तमाम किस्म की सेफ्टी डिवाइसेस जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट पे लगी हुई हैं वो बाईपास तो नहीं हुई हुई, काम कर रही हैं, वर्किंग कंडीशन में हैं। All lifting devices and equipments have been visually examined before each lift by a competent person. तमाम किस्म की लिफ्टिंग डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स एग्जामिन किए गए हैं विजुअली और फिजिकली एक कॉम्पिटेंट पर्सन की तरफ से कि खुदा न खास्ता लोड लिफ्टिंग के दौरान कोई इंसिडेंट ना हो जाए। क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग लिफ्ट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। रिगर और ऑपरेटर के दौरान प्रॉपर कम्युनिकेशन है। जब भी आपने एक लोड लिफ्ट करना है, अगर रिगर दूर ऑपरेटर को नज़र नहीं हो रहा तो वाकी टाकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। An exclusive zone has been established to limit access to all workers except essential personals. लिफ्टिंग के दौरान आपने एक एक्सक्लूसिव जोन जो है इस्टेब्लिश किया है जिसमें लिमिटेड एक्सेस दी है। सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस होती है जिन्होंने वहाँ पे काम करना है। बाकी तमाम अनऑथराइज पर्सनस की एंट्री वहाँ पे आपने ममनू कर दी गई है। एक्सटर्नल कंडीशन विच कुड अफेक्ट द लिफ्ट और मॉनिटर्ड लाइक ग्राउंड कंडीशंस, विंड। एक्सटर्नल कंडीशंस जिनकी वजह से लिफ्टिंग के ऊपर कोई इशू बन सकता है, जैसे कि हवा तेज़ हो तो क्रेन उसमें काम नहीं कर सकती है, या ग्राउंड कंडीशन अगर ख़राब हो तब भी क्रेन काम नहीं कर सकती है। तो जब भी आपने लोड लिफ्ट करना है तो ये तमाम चीज़ें आपने मॉनिटर करनी है, एनवायरमेंटल कंडीशंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास ड्राइविंग सेफ्टी। ऑल कैटेगरीज ऑफ व्हीकल मस्ट नॉट ऑपरेटेड अनलेस। तमाम किस्म की गाड़ियाँ तब तक ऑपरेट नहीं करनी चाहिए जब तक कि उनमें व्हीकल इज़ इक्विप्ड विद रिक्वायर्ड सेफ्टी फीचर्स एंड मेंटेन्ड इन सेफ वर्किंग ऑर्डर। कि गाड़ी जो है रिक्वायर्ड सेफ्टी फीचर्स उसमें मौजूद हैं, अगर ना हो तो बिल्कुल ऑपरेट ना करें। एंड मेंटेन इन सेफ वर्किंग ऑर्डर, और प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम की गई है, वो सेफ वर्किंग ऑर्डर में मेंटेन की गई है। अगर नहीं है तो कभी भी उस गाड़ी को ऑपरेट ना करें। नंबर ऑफ पैसेंजर्स डू नॉट एक्सीड लिमिट मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन एंड लीगल लिमिट्स फॉर व्हीकल।
जो मैन्युफैक्चरर है गाड़ी का उसकी तरफ से स्पेसिफिकेशन में बताया गया है कि कितने पैसेंजर जिसके अंदर बैठ सकते हैं, उनसे एक्सीड नहीं करना है। अगर 10 लोगों के बैठने की गुंजाइश है तो उसके अंदर 20 लोग नहीं बैठने चाहिए। लोड्स आर सिक्योर एंड डू नॉट एक्सीड मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन एंड लीगल लिमिट्स फॉर द व्हीकल। लोड जो है वो सिक्योर है और एक्सीड नहीं कर रहा मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस में जो बताया गया है उससे। मतलब कि 5 टन की अगर गाड़ी है, कोई गाड़ी 5 टन लोड उठा सकती है तो उसके ऊपर 6 टन या 7 टन आपने उसके ऊपर लोड नहीं करना। और जो भी लोड आप करें उसके मुताबिक करें गाड़ी के, और प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए। ड्राइवर्स को तब तक गाड़ी नहीं चलानी चाहिए जब तक वो खुद और उसमें बैठने वाले तमाम लोग सीट बेल्ट ना बांध लें। दे हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द क्लास ऑफ व्हीकल बीइंग ऑपरेटेड। ड्राइवर्स के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और उसी क्लास का है जिस क्लास की वो ड्राइविंग कार जो है, चाहे ट्रक है, कार है, बस है, मिनी बस है, ऑपरेट करने वाला है। एंड ड्राइव इन दैट कंट्री, और जिस भी मुल्क में वो ड्राइव कर रहा है वहाँ पे जो क्लास है उस कानून के मुताबिक उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। हैव बीन अप्रोप्रिएटली ट्रेंड एंड असेस्ड, प्रॉपर ट्रेनिंग है उसके पास, असेस किया गया है। एंड आर मेडिकली फिट टू ऑपरेट द व्हीकल, और मेडिकली फिट है गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। दे आर रेस्टेड एंड अलर्ट एंड डू नॉट ऑपरेट एनी व्हीकल व्हेन फैटिग्ड। अगर सफ़र लंबा है तो वक्तन फ़वक्तन ड्राइवर जो है वो रेस्ट कर रहा है, अलर्ट है। ऐसा ना हो कि वो थक गया गाड़ी चला रहा है तो किसी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स, और देयर फिटनेस टू ड्राइव इम्पेयर्ड बाय मेडिकेशन और अदर सब्सटेंस। उनको मेडिकली फ़िट होना चाहिए जब भी वो गाड़ी चलाएं, किसी अल्कोहल या किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में ना हो, स्मोकिंग ना करते हो। फिटनेस उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो खुदा न खास्ता वो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। दे डू नॉट यूज़ अ मोबाइल फ़ोन और अदर टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस वाल ऑपरेटिंग द व्हीकल। गाड़ी चलाते हुए कभी भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें या टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस, वरना रोड डिस्ट्रैक्शन होगी और एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हमारे पास है जी हॉट वर्क। हॉट वर्क तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि आपने अपना एरिया आइसोलेट नहीं किया हुआ फ्लेमेबल मटेरियल से, कम्बस्टिबल मटेरियल से, पोटेंशियल फ्लेमेबल। हार्ड वर्क में सोर्स ऑफ इग्निशन रहता ही है, चाहे आप वेल्डिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो, स्पैटर्स निकलते ही निकलते हैं। तो मेक श्योर करना चाहिए जो एरिया है वहाँ पे प्रॉपर हाउस कीपिंग हुई हुई है, कम्बस्टिबल मटेरियल या फ्लेमेबल्स वहाँ से हटा दिए गए हैं, और जो बैरियर्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास मौजूद है, फायर ब्लैंकेट आपके पास मौजूद है। एन अथोराइज पर्सन टेस्ट द एटमोसफियर प्रायर टू स्टार्ट द वर्क ड्यूरिंग वर्क एज ऑफन एज परमिट रिक्वायर्स। अथोराइज पर्सन जो एटमोस्फेरिक मॉनिटरिंग करता रहेगा, काम के दौरान भी करता रहेगा, जैसा कि परमिट आपका जो परमिट है उसके अंदर बताया गया है उसकी रिक्वायरमेंट है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स आर इन प्लेस एज अप्रोप्रिएट गिवन द जॉब रिस्क असेसमेंट एनी अप्रोप्रिएट साइट रिक्वायरमेंट्स। जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है फायर रिलेटेड, तो इमरजेंसी रिस्पांस आपने कैसे करना है उसके रिलेटेड तमाम प्लान्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, जैसा कि जॉब रिस्क असेसमेंट में बताया गया है, या जो आपकी अप्रोप्रिएट साइट रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक वो बने हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।